चलो आज हम लोग देखते हैं राउल्ट का नियम जो हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो राउल्ट नियम के अनुसार विलयन को दो भागों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे और उसको बोलेंगे आदर्श विलयन और एक को बोलेंगे अनादर्श विलयन। तो आज देखते हैं विलयन का प्रकार को देखना है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, किसके अनुसार, राउल्ट के अनुसार। मतलब जो राउल्ट को मानता हो उसको आदर्श बोलना है, जो राउल्ट को नहीं मानता हो, पालन नहीं करता हो, उसको क्या बोलना है, अनादर्श विलयन। चलिए देखते हैं और हम लोगों को पता करना है आदर्श में क्या होगा और अनादर्श में क्या होगा। तो हम लोग यहां से पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, विलयन के प्रकार। तो विलयन का हम लोग जब भी पढ़ेंगे प्रकार, तो यहां से दो प्रकार का होगा। तो विलयन का जो प्रकार पढ़ना है दो प्रकार का होना चाहिए। किसके अनुसार, राउल्ट के अनुसार। तो यहां जो राउल्ट नाम का वैज्ञानिक था, तो राउल्ट के अनुसार विलयन हमेशा कितना प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का होना चाहिए। एक को बोलेंगे यहां पर, पहला प्रकार को बोलेंगे आदर्श विलयन। एक को बोलना है कौन सा विलयन, आदर्श विलयन। और दूसरा जो प्रकार होगा इसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, आइडियल, आदर्श सॉल्यूशंस। तो यहां पर क्या हो गया, विलयन हो गया, एक आदर्श है और एक अनादर्श है। तो यहां दूसरा प्रकार हो जाएगा अनादर्श विलयन। तो यहां पर हम लोगों को देखना है दोनों में अंतर क्या है। तो एक अनादर्श विलयन बनेगा। तो दोनों विलयन जब हम लोग देखेंगे इसको बोलते हैं नॉन आइडियल। तो हम लोगों को देखना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात आया जो एक आदर्श है और एक अनादर्श है, दोनों को साथ साथ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोगों को देखना है आदर्श में क्या हो सकता है और अनादर्श में क्या हो सकता है। तो यहां जो पहला है, पहला विलयन कौन है, आदर्श विलयन। तो इसके बारे में पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहां देखना है सबसे पहला कौन सा विलयन, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन किसको बोलेंगे, ऐसा विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करता हो। ऐसा विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करता हो उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसा विलयन होना चाहिए आपके पास जो क्या करता हो, राउल्ट नियम का पालन करता हो। राउल्ट नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। राउल्ट नियम का पालन करता हो। तो यहां से हम लोगों को देखना है दो प्रकार का, एक पालन करने वाला और एक पालन नहीं करने वाला। तो ऐसा विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करता हो उसे क्या बोलिएगा, उसे हम लोग बोलेंगे आदर्श विलयन। उसको क्या बोलना है, आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन हम उस चीज को बोलना चाहते हैं जो किसका पालन करता हो, हमेशा राउल्ट नियम का पालन करता हो, हम लोग बोलेंगे आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन जानने के लिए हमको देखना होगा राउल्ट का नियम क्या था। तो हम लोग जो राउल्ट पढ़ रहे थे, एक फार्मूला था वहां पर, तो हम लोग उस फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला क्या था, पी ए इक्वल टू बराबर था पी नॉट ए एक्स। मतलब ये फार्मूला उस मानेगा, जो विलयन आप तैयार कर रहे हैं फार्मूला वहां लगेगा और आपका न्यूमेरिकल बन जाना चाहिए। और दूसरा एक था पी बी इक्वल टू, यहां पर क्या था, पी नॉट बी और यहां पर क्या था, एक्स बी। पी ए क्या है, आंशिक दाब है। पी नॉट ए क्या है, शुद्ध वाष्प दाब। इसको हम लोग बोलते हैं पी नॉट जो है आपका, पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है आपका क्या है, शुद्ध वाष्प दाब है। आपका यहां पर कौन सा वाष्प दाब आया, शुद्ध वाष्प दाब। तो यहां पर हम लोग देखेंगे शुद्ध वाष्प दाब। और बाद बाकी हम लोग जो पीएस बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे, बराबर होता है पीए प्लस किसके बराबर होना चाहिए। तो हमेशा आदर्श विलयन यदि होगा तो राउल्ट नियम का जो भी फॉर्मूला सब था, सूत्र सब था, उसको भी लागू कर सकते हैं क्योंकि उसी का पालन कर रहा है।
तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आदर्श विलयन इसी को बोलना है। अब यदि इसको ग्राफ से देखने का कोशिश करिएगा, यदि हम लोग जनरली ग्राफ देखेंगे तो आदर्श विलयन का मतलब होता है कि कहीं भी रुकावट नहीं आना चाहिए, ग्राफ एकदम सीधा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए, उसमें विचलन नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें विचलन नहीं होगा, जो काम कीजिएगा वो आपका हो जाएगा, तो विचलन नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं ग्राफ को। तो हम जब ग्राफ देखेंगे तो हम लोग देखते हैं यहां पर हो गया आपका मोल प्रभाज, यहां वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मोल प्रभाज, और इधर जो है आपका आ जाएगा वाष्प दाब, इधर वाले में क्या आ जाएगा, वाष्प दाब। देखते हैं, तो हम लोग जब देखेंगे तो यहां पर मान लीजिए XA यदि 1 है तो XB आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। यदि एक आदमी 1 है तो दूसरा को क्या होना होगा, 0 होना होगा, 0 होना होगा। और इधर वाले में अगर देखेंगे तो XB यदि 1 है तो XA को क्या होना होगा, 0 होना होगा, 0 होना होगा। अब चलते हैं, अगर कहीं XA है तो यहां तो पूरा आपका क्या है, XA है, इधर वाले में कौन है, XB है, इसका अपना वाष्प दाब होगा, तो मान लीजिए इसका वाष्प दाब P0A है। तो हम लोग A को यदि हम लोग मान लेते हैं विलय है, तो विलय कम मात्रा में होगा और विलायक ज्यादा मात्रा में होगा, तो उसका वाष्प दाब भी हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो हम लोग क्या करते थे, इसको इस तरह मिलाइए, तो यहां से हमारा एक ग्राफ बना और इस ग्राफ को मिला दीजिए यहां पर। तो हम लोग जब इस ग्राफ में यहां चलेंगे तो यहां से हम PA निकाल सकते हैं, यही वैल्यू PA निकाल सकते हैं। दूसरा यदि इस पर चलेंगे तो हम लोग यहां PB निकाल सकते हैं, और दोनों को जोड़ दिए हैं तो यहां PS आ जाएगा, और PS इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB, PA प्लस PB होगा। तो अगर हम उस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो कहीं भी विचलन नजर नहीं आ रहा, एक सीध में जा रहा है ग्राफ। यहां देखिए कोई भी विचलन नहीं है, यहां मिलाए कोई भी विचलन नहीं है, और A और B पॉइंट को भी मिला दिए तो कोई विचलन नहीं है। तो यदि इस तरह का विचलन नहीं हो किसी भी विलयन में तो उसको कौन सा विलयन बोलेंगे, आदर्श विलयन बोलते हैं। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका गुण पे चलते हैं। तो इसका अपना गुण होगा, गुण को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। तो हम इसका क्या देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो पहला, जब भी विलयन बनाते हैं विलय भी मिलाते हैं, विलायक भी मिलाते हैं, तो मिश्रण करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, यदि आप दो चीज को मिला रहे हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहला इसका गुण है, मिश्रण का निर्माण करने पर, मिश्रण का निर्माण करने पर आयतन में, किसमें, आयतन में परिवर्तन, आयतन में जो है आपका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे उसको आदर्श है। तो आदर्श होने के लिए आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो यदि हम बोल देंगे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो मिश्रण अगर हम घटाएंगे, मेरे पास अभी भी 10 रुपया, बाद में भी 10 रुपया है, अगर घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। तो हमेशा अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो पक्का है कि आपका यहां पर क्या होगा, आयतन का परिवर्तन अगर निकालिएगा तो यहां जब मिश्रण आप बना रहे हैं, मिश्रण जो बना रहे हैं तो बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां एक हम उदाहरण ले रहे हैं और इसको देखने का कोशिश कर रहे हैं क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं एक विलय होता है और एक विलायक होता है, विलय भी हो सकता है और एक विलायक होता है। और मान लीजिए यहां आपका क्या बन गया है, विलयन, यहां पर क्या बन गया है, विलयन। तो मान लीजिए यदि यह 5 मिलीलीटर लिए हैं और यदि 10 मिलीलीटर लिए हैं, यदि दोनों को मिलाए हैं तो यहां 15 मिलीलीटर हुआ, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
10 5 15 और यहां भी 15 है। इसका मतलब है कि विलयन का आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब उत्पाद घटा आप इधर करिएगा, प्रतिकारक जो लिए हैं 10 15 घटा यहां कर दीजिए 10 5 15, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह का विलयन होना चाहिए जिसमें आयतन में कोई दिक्कत नहीं हो, जितना बना रहे हैं उतना ही बने। तो हम लोग 10 लिए हैं थे विलायक और 5 लिए थे विलय, दोनों मिला के कितना बन गया? 15 बन गया। तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। आदर्श विलयन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा इसका क्या हो सकता है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग यहां से देखिए आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन क्या होता है? जो मानता हो नियम को, किसका? राउल्ट का। तो राउल्ट का फॉर्मूला देखिए, और ग्राफ में कहीं भी विचलन नहीं आता हो, और इसके बाद गुण को देखिए, गुण में क्या होना चाहिए? परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है आगे का। जब हम लोग चलेंगे, नियम को देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, तो अब गुण पे चलते हैं। अगला गुण क्या हो सकता है इसका? इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इंथैल्पी का मतलब है उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इंथैल्पी एक्चुअली क्या होता है? उष्मा होता है। तो उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो तभी हम उसको आदर्श बोलेंगे। तो आदर्श होने के लिए इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मिश्रण का निर्माण करने पर, जब आप मिश्रण का निर्माण करिएगा, मिश्रण का निर्माण करने पर क्या होना चाहिए? इंथैल्पी। तो यहां से हम लोग देखेंगे इंथैल्पी में कोई परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। इंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमको देखना है इंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उष्मा में आपका किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना उष्मा आप दे रहे हैं उतना ही आपका उत्पाद में भी होना चाहिए, विलयन में भी होना चाहिए। तो यहां इंथैल्पी का मतलब है उष्मा। तो यहां हम लोग देखते हैं नोट में, तो एक चीज तो और लिखने, यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो डेल्टा एच से इसको करेंगे। एच मतलब इंथैल्पी। तो यहां जो मिश्रण आप तैयार कर रहे हैं, जो मिश्रण आप तैयार कर रहे हैं, कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो डेल्टा एच परिवर्तन आपका होगा नहीं, तो परिवर्तन का मान क्या आएगा? 0 आ जाना चाहिए। तो परिवर्तन आपका क्या रहा है? 0 आ रहा है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। नोट में यहां लिखते हैं, नोट में क्या देखते हैं? एक्चुअली डेल्टा एच जो है इसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी में परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी में परिवर्तन। और इंथैल्पी अगर पूछे तो एक्चुअली क्या होता है? उष्मा होता है। कितना निकला, कितना अंदर आया, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी पढ़े थे, कितना उष्मा बाहर गया, कितना हम त्याग किए, कितना हम ग्रहण किए, उसी को ही बतलाता है। ठीक है। इसका यदि मात्रक पूछा जाए तो इसका जो मात्रक होता है किलो जूल में भी दे सकते हैं, किलो जूल पर मोल, या आप इसको बोल सकते हैं जूल पर मोल, कैलोरी में भी दे सकते हैं। तो इंथैल्पी से हम लोग उष्मा का पता लगाते हैं। उष्मा त्याग हुआ या ग्रहण हुआ, तो यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना त्याग ना ग्रहण, जितना है उतना ही रहना चाहिए। उदाहरण से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आप यहां ए दिए और यहां बी दिए और दोनों जुड़ के यहां बना रहा है कुछ ना कुछ विलयन, यहां आपका बन रहा है। तो एक विलय है और एक विलायक। अगर यहां 10 जूल पर मोल लिए हैं और यहां 10 जूल पर मोल लिए हैं, तो यहां होना चाहिए 20 जूल पर मोल। जितना दिए थे उतना है,
इसका मतलब है उसमें न त्याग हुआ है न ग्रहण हुआ है, यहां जो घटना हुआ है समान अवस्था रह गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं। तो यदि आप इसको घटाइएगा 20 जूल पर मोल से अगर 20 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक हो गया मिश्रण का निर्माण जब आप करिएगा तो उसमें इंथैल्पी का में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना तो त्याग होना चाहिए ना तो ग्रहण होना चाहिए। अब चलते हैं, तीसरा बहुत जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं आकर्षण बल पे। तो आकर्षण बल लगेगा, किसके बीच लगेगा, विलय में भी लगेगा, विलायक में भी लगेगा। तो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उसके बीच आकर्षण बल। तो आकर्षण बल जो होगा तो हम लोगों को देखना है आकर्षण बल। आकर्षण बल विलय विलय, तो यहां से हमको क्या देखना है, आकर्षण बल जो होगा विलय और विलय के बीच देखेंगे, इसको समझेंगे। कोमा विलायक भी ले सकते हैं, विलायक भी लेते हैं, तो विलायक विलायक के बीच कोमा, और हमारा क्या होगा, जब मिला देंगे तो विलयन बनेगा जिसमें विलय भी होगा और क्या होगा, यहां पर विलायक भी होगा, विलय भी हुआ और विलायक। आकर्षण बल विलय विलय विलायक विलायक विलय विलायक के बीच समान होता है, मतलब इसका आकर्षण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। समझने का कोशिश करते हैं। हम दो दोस्त हैं, मेरा आकर्षण दोस्ती बढ़िया है, दूसरा दोस्त है मेरे जैसा ही उसका दोस्ती है, तो हमारे और उसके बीच भी दोस्ती उसी प्रकार का हो जाएगा। क्यों, कोई अंतर नहीं है, वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा हम क्या बोले, आकर्षण बल जो होगा विलय विलय, विलय भी बहुत सारा लेंगे, विलायक में जो होगा विलायक विलायक के बीच आपस में, और जब दोनों जुड़ गया तो उसके बीच भी जो बल लग रहा है वो भी समान है। तो बहुत बढ़िया है, दरार कहीं नहीं है, दोस्ती बहुत बढ़िया चल रहा है। तो विलयन भी बहुत बढ़िया आपका निर्माण होगा, क्योंकि आकर्षण बल हमेशा आपका समान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, तो आकर्षण बल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसको समझते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने का। तो हम लोग जब आकर्षण बल बोले तो विलय विलय भी बोले हैं, विलायक विलायक भी बोले हैं और विलय विलायक भी बोले। तो हम लोग चलते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं, ऐसा क्या हो सकता है। तो यहां मानिए अगर ए है तो ई भी जुड़ा होगा और बी जो जुड़ा होगा, यहां पर ई भी एक दूसरे से जुड़ा होगा। ये तो बाद में टूटेगा तो एक नया बनाएगा, और जब हम दोनों को मिला देंगे तो यहां जो बल लगेगा ए बी बनेगा। तो ए मान लीजिए आपका विलय है, तो दो ए के बीच आपका आकर्षण बल वही है, बराबर लिख दिए हैं। बी और बी के बीच आकर्षण बल भी वही है, और ए बी जो आप बनाए हैं उसका आकर्षण बल भी वही है। तो इस तरह का यदि आकर्षण बल लगे तो उसको क्या बोलिएगा, आदर्श विलयन बोलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथा नंबर पे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को देखना है इंट्रोपी। क्या देखना है, इंट्रोपी क्या होता है, तो इसको देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। इंट्रोपी क्या होता है, तो ये अव्यवस्था होता है। अव्यवस्था मतलब कोलाहल, कुछ से कुछ हो गया, मतलब अव्यवस्था को बतलाता इंट्रोपी। तो यदि अव्यवस्थित ढंग से कोई भी काम करे तो मिश्रण के लिए अव्यवस्था बिगाड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए आटा दिए, पानी दिए, अपने आप नहीं होता है, अपने आप मिश्रण तैयार नहीं होता। उसको क्या करते हैं, अव्यवस्थित करते हैं, उसको बहुत ज्यादा इधर उधर करते हैं, तो क्या होता है, उसका व्यवस्था बिगड़ जाता है। तो हमेशा क्या होगा, हमको व्यवस्था बिगाड़ना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा व्यवस्था बिगाड़िएगा उतना ही मिश्रण बढ़िया बनेगा। जैसे गैस में क्या होता है, अव्यवस्थित ढंग से रहता है, यहां का गैस वहां चले गया, वहां का गैस यहां आ गया, यहां का, मतलब जब देखिएगा गैस को तो गैस स्थिर नहीं रहता, व्यवस्थित नहीं रहता। तो मिश्रण तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, मिला दीजिए, दोनों मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका इंट्रोपी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंट्रोपी जिसका ज्यादा होगा विलयन उतना ही बढ़िया माना जाता है।
तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग चलते हैं इंट्रोपी में। तो यहां से हम लोग चलते हैं इंट्रोपी क्या होता है। तो हम लोग जब इसको देखेंगे इंट्रोपी को, तो हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं इंट्रोपी क्या होता है। इंट्रोपी जो होता है आपका सुव्यवस्था होता है। इंट्रोपी क्या होता है? सुव्यवस्था होता है। तो इंट्रोपी बोलिए, इसको एंट्रोपी भी बोलता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्रोपी भी बोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसका इंग्लिश होता है इंट्रोपी। इंट्रोपी में परिवर्तन जो होना चाहिए, इंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक मतलब हो गया आपका, इंट्रोपी इसलिए धनात्मक आ रहा है कि व्यवस्था बिगड़ रहा है। जितना ज्यादा व्यवस्था बिगड़ेगा उतना ही ज्यादा मिश्रण बढ़िया बनेगा। तो आदर्श विलयन के लिए आपको एंट्रोपी को बिगाड़ना होगा, जितना ज्यादा व्यवस्था बिगड़ जाए। तो यहां एंट्रोपी को हम लोग डेल्टा एस बोलेंगे। और यहां जो मिश्रण आप करिएगा, मिश्रण बनाने के बाद ये धनात्मक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? धनात्मक। समझने का कोशिश करते हैं। एंट्रोपी यदि आज के बाद पूछे, धनात्मक आना चाहिए। पहले एंट्रोपी को समझते हैं। एस को बोलते हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अणु या परमाणु में क्या होगा? अव्यवस्था। अव्यवस्था मतलब अव्यवस्थित ढंग से हो जाए, मतलब जिसको जहां रखिएगा वहां नहीं रहे, तो इस तरह का होना चाहिए। अव्यवस्था बोलिए या अनियमितता भी बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? अनियमितता, अनियमित हो जाए। तो एंट्रोपी का मीनिंग यही होता है, अव्यवस्थित कितना हो जाए। तो जितना ज्यादा अव्यवस्थित होगा उतना ही ज्यादा विलयन तैयार होगा। इसीलिए हमेशा जब भी परिवर्तन निकालेंगे तो ज्यादा आना चाहिए। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक भी याद रखिए। मात्रक एंट्रोपी का क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है। हम समझने का कोशिश करते हैं, एंट्रोपी धनात्मक आना चाहिए। तो यदि यहां पर ए है, मान लीजिए यहां विलायक है और विलय है, तो यदि आप यहां विलय लिए हैं और एक जगह क्या लिए हैं? विलायक लिए हैं, और इससे आप क्या बनाने का कोशिश कर रहे हैं? विलयन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यदि 10 है, 10 जूल पर मोल पर केल्विन, तो यदि आप यहां फिर ले लीजिए, मान लीजिए कुछ भी है, 12 है, 13 है, जो भी है, 12 जूल पर मोल पर केल्विन। तो धनात्मक आने के लिए आपको उत्पाद ज्यादा होना चाहिए। तो ये मान लीजिए आ गया 40 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यदि आप घटाइएगा, डेल्टा एस यदि निकालिएगा, तो 40 माइनस 10 प्लस क्या हो जाएगा? 12। तो यहां पर क्या आएगा? 40 माइनस यहां आ गया आपका 22। तो यहां घटा के आपका क्या आएगा? 8 आएगा, और यहां पर कितना? 18 जूल पर मोल पर केल्विन, मतलब धनात्मक आया। समझने का कोशिश करिए। तो यदि धनात्मक आया तो व्यवस्था बहुत बिगड़ा, और जितना ज्यादा व्यवस्था बिगड़ा विलयन उतना ही ज्यादा मिश्रित हुआ। हम आटा पानी का बात कर रहे हैं, देखिएगा जितना ज्यादा सानिएगा, जितना ज्यादा उसको मथिएगा, उतना ही ज्यादा आपका रोटी मुलायम हो जाता है। इसलिए मुलायम हो जाता है कि मिश्रण बढ़िया हुआ। कम गुथिए, आटा बेकार हो जाएगा, रोटी बढ़िया नहीं बनेगा। तो मिश्रण के लिए इंट्रोपी ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया इंट्रोपी का चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखने का कोशिश करते हैं पांचवा गुण इसका क्या है। चलिए देखते हैं पांचवा गुण इसका क्या है।
तो पांचवा गुण जो इसका होगा, हम लोग चलेंगे गिब्स ऊर्जा पे, इस पे गिब्स ऊर्जा पे। तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो होगा क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, अब गिब्स क्या बोला नहीं बोला देखते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। गिब्स एक वैज्ञानिक था, एक ऊर्जा दिया। ऊर्जा क्या दिया, जब भी आपका सफल काम हो जाए, ऋणात्मक लेना है, काम असफल हो जाए, आप गेन कर रहे हैं ऊर्जा को, अगर आप ले रहे हैं तो आप धनात्मक रहिएगा। इस तरह करके हम लोग 11th का चैप्टर में ये सबको पढ़े थे, गिब्स को। एंट्रोपी भी आपका 11th वाला पार्ट है। तो हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं, गिब्स ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी हो गया गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन मिश्रण करने पर, मिश्रण का निर्माण करने पर, मिश्रण का जब आप निर्माण करिएगा, मिश्रण का निर्माण करने पर ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ऋणात्मक होना चाहिए। तो ऋणात्मक यदि हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को पता करना है ऋणात्मक होना चाहिए। मतलब डेल्टा जी यदि आप देखिएगा और यदि आप मिश्रण कर रहे हैं, डेल्टा जी देखेंगे और यदि आप मिश्रण कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे आया इसको देखते हैं। गिब्स ऊर्जा हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। किसके लिए, आप जब काम करिएगा, जब विलयन बनाइएगा, नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग नोट में इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो गिब्स ऊर्जा जो होता है, संबंध एक देखते हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस में संबंध को देखते हैं, तभी पता चलेगा गिब्स क्या होता है। एक संबंध दिया था 11th क्लास, जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, उष्मागतिकी जब पढ़ रहे थे तो उसमें दिया था, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में संबंध दिया था। उसको हम लोग रिकॉल करते हैं, कोशिश करते हैं याद करने का। तो जब ये दिया था तो क्या दिया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही संबंध था। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले आदर्श में क्या देखे थे कि डेल्टा एच का मान 0 होना चाहिए और डेल्टा एस का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये देखे थे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर डेल्टा जी निकालना हो और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगर देखिएगा तो ये तो आपका 0 हो गया और ये आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव गुना नेगेटिव क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव मान आ जाएगा। मतलब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, क्योंकि जितना भी मान हम लोग देखे थे। तो याद रखना है, अगर आदर्श विलयन है और आदर्श विलयन में गिब्स ऊर्जा का मान जो होना चाहिए, परिवर्तन जो होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। और इंट्रोपी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। यदि आप इसका उदाहरण बोलेगा, कभी कभी उदाहरण बताइए इसका जो इस तरह का दिखाता हो, इस तरह जितना भी गुण पढ़े उसमें हो, तो हम लोग यदि विलयन तैयार करेंगे तो हम लोग हेक्सेन और हेप्टेन मिला देंगे। क्या करेंगे, हेक्सेन प्लस यदि हेप्टेन को मिला दे तो हमेशा आपका इस तरह जो मिश्रण बनेगा ये हमेशा आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। जब आप मिश्रण तैयार करिएगा हेक्सेन और हेप्टेन का तो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। इस तरह का वहां पर गुण आएगा। एक उदाहरण और पढ़ते हैं। यदि आप बेंजीन में, बेंजीन का फॉर्मूला जानते होंगे, यदि बेंजीन में आप टॉल्यूइन मिला दे, क्या मिला दे, टॉल्यूइन, तो ये जो दोनों का मिश्रण होगा ये भी आपका आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखे, आदर्श विलयन क्या होता है।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अनादर्स विलियन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आपसे मिलेंगे तो उसमें हम लोग स्टडी करते नजर आएंगे किसके बारे में, अनादर्स विलियन क्या होता है। तो आदर्श विलियन का जितना भी प्रॉपर्टीज हो सकता है, गुण था और क्यों माना जाता है, उसका ग्राफ भी देखे, उसका उदाहरण भी देखे। ठीक है, तो हमको जैसा लग रहा है सभी को समझ में आसानी से आ रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा किस तरह घटना हो रहा है एक आदर्श विलियन। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।